चोरी को रोकने के लिए चोर का पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन अगर पुलिस ही चोर बन जाए तो क्या होगा? ध्यान करिए वोट की चोरी की तरफ। यूं तो विपक्ष कई सालों से चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग और बीजेपी के सांठगांठ के आरोप लगा रहा है, लेकिन 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन में सबूत देते हुए एक नंबर दिया। 1,250 वोटों की चोरी, वो भी केवल एक विधानसभा में। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इन आंकड़ों पर जवाब दे, शंकाओं को दूर करने की कोशिश करे, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? 8 अगस्त तक बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध था। बाद में उसे हटा लिया गया और स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर दी गई। इससे हुआ क्या? पहले वाले फॉर्मेट में वोटर लिस्ट में आसानी से सर्च किया जा सकता था, लेकिन अब वाले फॉर्मेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आसान भाषा में समझें तो ये ड्राफ्ट डिजिटली अवेलेबल फिजिकल कॉपी ही है, और यही तो लड़ाई है विपक्ष की। राहुल गांधी बार बार मशीन रीडेबल डाटा की डिमांड कर रहे हैं और चुनाव आयोग उसे छिपा रहा है। क्यों? राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद एक और इंटरेस्टिंग घटना घटी। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की ई वोटर लिस्ट के पेज डाउन हो गए। क्यों? क्या इसलिए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम रहे, और डेटा छिपाकर, सवालों से भागकर यह भरोसा कायम रह नहीं सकता। रह सकता है क्या? दुनिया के कई देशों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता खोने के बाद लोकतंत्र या तो कमजोर पड़ा है या फिर पूरी तरह खत्म हो गया है। ट्यूनीशिया, टर्की, बेलारूस और बांग्लादेश जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या भारत में भी वही तस्वीर उभर रही है? क्या यह महज तकनीकी चूक है या चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल के बीच कोई सेटिंग? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पिछले कुछ सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी में धांधली की खबर आई। किसी में चुनाव से पहले तो किसी में चुनाव के बाद। कहीं कारण ईवीएम रही तो कहीं वोटर लिस्ट। विपक्ष ने जांच की मांग की, सवाल उठाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नकारने के अलावा कुछ खास किया नहीं। इलेक्शन कमीशन की निष्क्रियता को देखते हुए विपक्ष ने कहा, लाइए हमें दे दीजिए कागजात, हम ही कर लेंगे जांच। विपक्ष ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन से सॉफ्ट कॉपी मांगी, जिसे कंप्यूटर से पढ़ा जा सके, यानी कि मशीन रीडेबल डाटा, और 3-4 दिन के अंदर ही विश्लेषण किया जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी भी इतनी कि करीने से एक के ऊपर एक रखा जाए तो 7 फीट की कागजों की दीवार बन जाए। अब इतना डाटा पढ़ना और उसका विश्लेषण करना किसी आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। ये चुनाव आयोग भी अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डाटा का विश्लेषण किया गया। विपक्ष ने इसके लिए 40 लोगों की टीम बनाई और इस टीम ने 6 महीनों के बाद कुछ आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों से यह साफ साफ समझ आ रहा था कि किसी ना किसी स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया में खेला तो हुआ है, धांधली तो हुई है। और इन्हीं आंकड़ों को राहुल गांधी ने अपने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी की। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट का उदाहरण भी दिया। आंकड़े देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महादेवपुरा में 1,250 नाम वोटर्स के फर्जी हैं, मतलब हर 6 वोटर में से एक फर्जी वोटर है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि महादेवपुरा में 11,965 वोटर डुप्लीकेट थे, एक ही नाम अलग अलग बूथों पर दर्ज, यानी एक आदमी कई बार वोट डाल सकता था। 40,009 वोटर ऐसे पते पर रजिस्टर्ड थे जो या तो काल्पनिक थे या फिर मजाक, जैसे हाउस नंबर 0। कुछ जगह तो पिता के नाम के रूप में बेतरतीब अक्षर लिखे गए, YDSJD टाइप। 10,452 वोटर ऐसे निकले जिनका पता एक ही था और इतना छोटा कि वहां 10 लोग भी मुश्किल से समा पाते। लेकिन लिस्ट में 80 लोग दर्ज थे और 4,132 वोटरों की फोटो या तो गलत थी या गायब। ऊपर से 33,692 मामले ऐसे निकले जहां फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ, जिसमें बूढ़े बुजुर्गों को नए वोटर के तौर पर रजिस्टर किया गया। जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा में बीजेपी को 1,14,000 से ज्यादा की बढ़त मिली। महादेवपुरा बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। महादेवपुरा के अलावा बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन महादेवपुरा की बढ़त ने कांग्रेस की सभी बढ़त को ध्वस्त कर दिया। नतीजा, पूरी लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में चली गई, महज 32,000 के मार्जिन से।
महाराष्ट्र में भी इसी तरह मतदाता सूची में फर्जी नामों को शामिल किया गया। साल 2019 से 24 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में महज 31 लाख का इजाफा हुआ, लेकिन साल 2024 में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले के महज 5 महीनों में यह आंकड़ा 9.29 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ 70 लाख तक हो गया, यानी 41 लाख का उछाल। 5 सालों में 31 लाख वोटर बढ़े और 5 महीनों में 41 लाख वोटर बढ़ गए। अब इन आरोपों के बाद होना यह चाहिए था कि चुनाव आयोग गहराई से जांच करता, कोई कमेटी बनाता, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद इन आरोपों को मिसलीडिंग बता दिया, गहराई से जांच किए बिना। वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरोप मिसलीडिंग नहीं है। इंडिया टुडे के एक लेख के अनुसार उनकी एक टीम महादेवपुरा के मुनि रेड्डी गार्डन में पहुंची। आउटर रिंग रोड के पास एक 10 से 15 वर्ग फुट का घर था, यानी इतना छोटा कि केवल 2 लोग के रहने लायक हो, लेकिन घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड थे और यह मकान है बीजेपी के नेता जयराम रेड्डी का। चुनाव आयोग तो इन आरोपों को पहले से ही मिसलीडिंग करार दे चुका है। अब चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो और भी ज्यादा सवाल खड़े करने वाला है। 8 अगस्त तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद थी, जिसे कोई भी अपने कंप्यूटर पर खोलकर आसानी से सर्च कर सकता था। अगर आपको किसी मतदाता का नाम, वोटर नंबर या पता ढूंढना है तो बस टाइप करो और तुरंत मिल जाएगा। लेकिन 9 अगस्त को यह वोटर लिस्ट हटा दी गई और उसकी जगह उसी लिस्ट की एक स्कैन की हुई कॉपी डाल दी गई, यानी एक फोटो जैसी फाइल जिसमें कंप्यूटर सर्च नहीं कर सकता। अब अगर किसी को अपना नाम देखना है तो उसे हजारों पन्नों को मैन्युअली खंगालना पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, जब पहले वाला तरीका सबके लिए आसान और ट्रांसपेरेंट था। पहले जो काम सेकंड्स में हो जाता था वो घंटों में भी शायद ही हो पाए। अचानक इसे इतना कठिन क्यों बना दिया गया? क्या यह सिर्फ तकनीकी बदलाव है या फिर जानबूझकर डेटा तक आसान पहुंच को रोका गया है? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी लिस्ट वो जारी नहीं करेगा और यह भी नहीं बताएगा कि किन कारणों से नाम हटाए गए, यानी कौन हटाए गए, किन इलाकों से हटाए गए और किन आधारों पर हटाए गए। इसकी कोई जानकारी चुनाव आयोग देगा नहीं। 2 महीनों पहले भी चुनाव आयोग को लेकर इसी तरह की खबर आई थी कि चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद नष्ट कर दिए जाएं। आपको याद होगा कि सीसीटीवी के जरिए ही चुनाव चोरी का क्लियर खेल पूरे देश ने देखा था। जब आरटीआई के जरिए पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो आयोग ने सिर्फ इतना कहा, हम कारण नहीं बता सकते। सोचिए, जब सब कुछ सही है तो रिकॉर्ड रखने में डर किस बात का है? ध्यान रहे, लोकतंत्र की सेहत का सबसे बड़ा पैमाना सिर्फ वोट डालना नहीं होता, बल्कि चुनाव कराने वाली संस्था की निष्पक्षता होती है। अगर इस पर से भरोसा उठ जाए तो लोकतंत्र के बाकी ढांचे भी कमजोर पड़ने लगते हैं। 2024 में ट्यूनीशिया में ऐसा ही हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति चुनाव के बाहर किए गए कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी बहाल की जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मैदान में सिर्फ मौजूदा राष्ट्रपति और 2-3 अन्य नाम बचे। इसका असर यह पड़ा कि चुनावी मुकाबला पहले ही सीमित और पक्षपाती हो गया और जनता के एक हिस्से को लगा कि परिणाम पहले से ही तय है। टर्की और बेलारूस भी इसी का उदाहरण है कि कैसे चुनाव कराने वाली संस्था के पक्षपाती होने की वजह से यहां लोकतंत्र खत्म हो गया। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात भी चुनाव आयोग के निष्पक्ष न रहने की वजह से बने। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि आयोग ने सत्ताधारी दल के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित किया और जैसे संवेदनशील सीटों पर तैनाती में बदलाव, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और विपक्षी एजेंटों को पोलिंग बूथ से हटाना। इन घटनाओं का असर सीधे जनता के भरोसे पर पड़ा। धीरे धीरे लोगों में यह धारणा बन गई कि चुनाव का नतीजा मतदान से नहीं बल्कि सत्ता और आयोग के बीच की सेटिंग से तय होता है। जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने खुलेआम बहिष्कार की धमकी दी। बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हुए जो जल्दी ही देश के अन्य हिस्सों में फैल गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, कई जिलों में हिंसा भड़क गई और परिवहन व्यवस्था ठप हो गई। सरकार ने इसे कानून व्यवस्था का मसला बताया, लेकिन घटनाओं की जड़ चुनाव आयोग पर से उठ चुका भरोसा था। और उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ यह हम सब ने देखा। तो बात साफ है, जब चुनाव आयोग के पास तकनीक और साधन मौजूद थे जिससे बिहार वोटर लिस्ट ड्राफ्ट सबके लिए आसानी से सर्चेबल और पारदर्शी बनी रह सकती थी, तब उसे अचानक बदलकर एक स्कैन की हुई सर्च ना होने वाली कॉपी डालना कोई साधारण तकनीकी फैसला नहीं लगता। यह कदम न
सिर्फ आम मतदाता के लिए जानकारी तक पहुंच मुश्किल बनाता है, बल्कि उन लोगों के लिए भी दिक्कत खड़ी करता है जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि डाटा बदला गया या नहीं, असली सवाल यह है कि पारदर्शिता को इस तरह धुंधला करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्यों चुनाव आयोग का मिसलीडिंग कहना ही मिसलीडिंग है? सोचना पड़ेगा। सोचते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।